सर निशांत। सो बेसिकली कुछ दिनों से हमारी क्लास नहीं हो पाई है, तो आज मैं एक सेशन लेके आया हूँ हिंदू का आपके लिए, जिसमें कि हम 28 और आज की 29 की सारी खबरें हम जो है अपने पास पे करेंगे। ठीक है, तो जो लोग मुझे नहीं जानते हैं वो जान लें। सर मेरा नाम है निशांत मनाली। अभी मैं CAPF या कह सकते हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में एज अ सब ऑफिसर जो है डिटेल्ड हूँ। सो ठीक है सर, ये तो हुआ मेरे बारे में। बाकी हम जो है अपना सेशन जो है शुरू करते हैं सर। बहुत सारी खबरें हैं हमारे पास, तो जल्दी से इन खबरों को हम डिकोड करते हैं। और समझिए सर, कुछ खबरें इस सेशन में मिसिंग है, क्योंकि आज की और कल की खबरें जो है मैंने कंबाइन ली थी। तो जो भी मिसिंग खबरें होती हैं वो मैं इवनिंग में आपके लिए ले आऊंगा। ठीक है, बाकी जितनी खबरें हमारे पास है पहले उसे देख लेते हैं। ठीक है, तो एक मिनट दीजिएगा सर। ठीक है, शुरुआत सर यहाँ से करते हैं। ठीक है, जैसे सर आप लोग जानते हैं, कुछ समय पहले नहीं, कुछ दिन पहले ही जो है हमारे पास एक न्यूज आई थी, जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट का एक फैसला था। ठीक है, ग्रोपिंग केस में। सर फैसला क्या था ये लोग आप भी जानते हैं। इन्होंने कहा था, जैसे पॉस्को एक्ट जो हमारा होता है, पॉस्को एक्ट का जो है, एक मिनट दीजिएगा मैं हाईलाइट कर दूंगा। पहले क्राइम क्या था? क्राइम ये था कि एक एक्स ने, ठीक है, एक माइनर का, ठीक है, ब्रेस्ट को प्रेस किया था। ठीक है, एक एक्स पर्सन ने एक माइनर की ब्रेस्ट को प्रेस किया था। ठीक है, अब जब केस गया कोर्ट पे, या पहले जो केस था वो ट्रायल जो कोर्ट होती है उन पे गया, तो ट्रायल कोर्ट ने जो इस आरोपी था उस पे क्या लगाया? उस पे पॉस्को एक्ट लगाया। ठीक है, पॉस्को एक्ट का सेक्शन 8, मैं फिर बोल रहा हूं, पॉस्को एक्ट का सेक्शन 8 लगाया। पॉस्को एक्ट का सेक्शन 8 लगाया, जिसमें ये कहा गया कि ये पॉस्को के अंदर आता है और सजा जो उसको दी गई वो 3 साल की दी गई। ठीक है, मैं बहुत ही इजी वे से आपको सिखा रहा हूं सर। केस ये था कि उसने एक माइनर को अब्यूज किया है, और एग्जैक्टली मैं अगर आपको एग्जैक्टली बोलूं तो उसने एक माइनर की ब्रेस्ट को प्रेस किया था। ठीक है, ठीक है, क्लोथ रिमूव नहीं किए थे, ब्रेस्ट को प्रेस किया था, और सेक्शन 8 के तहत एक ट्रायल कोर्ट ने उसे 3 साल की सजा जो है वो दी थी। ठीक है, इसके खिलाफ जो मिस्टर एक्स है उसने अपील की थी। ठीक है, अपील कहाँ की सर? अपील की बॉम्बे हाई कोर्ट में। अपील की उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में। बॉम्बे हाई कोर्ट में जो जज ने कहा सर, जो रेस्पेक्टेड जज थे, उन्होंने जो कहा, वो जो उनका डिसीजन था वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल रहा। ठीक है, हम डिसीजन पे बात कर सकते हैं, इंडिविजुअली जज के बारे में बात नहीं करेंगे, सिर्फ डिसीजन के बारे में बात करेंगे। डिसीजन में उन्होंने ये कहा कि वहां पर कोई स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं था। इसको स्किन टू स्किन कांटेक्ट जो है प्रूव नहीं हो पाया, हेंस इसको हम आईपीसी सेक्शन 357, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इस सेक्शन चेक कर लीजिएगा, आईपीसी सेक्शन 357 के अंदर हम डील करेंगे, और जो सजा होगी अप्रोक्सीमेटली वो 1 साल की होगी। तो ये समझिए कोर्ट ने क्या किया, बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो ट्रायल कोर्ट का फैसला था उसे जो है रिवाइज किया, और कहा कि स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं हुआ है, और ऐसा कोई सबूत भी नहीं है जिससे कि स्किन टू स्किन कांटेक्ट हुआ है। इसलिए उन्होंने क्या किया, आईपीसी 357 के अंदर उसे 1 साल की सजा सुना दी, और पॉस्को के अंदर सेक्शन 8 जो था उसमें क्या था, उसको 8 साल की सजा थी। ठीक है, आई गेस इतना आपको सिनेरियो समझ में आ गया। तो बेसिकली कोर्ट ने क्या कहा था कि इसमें स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं है। अब समझिए सर, इसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सीज आ गई। ये बहुत एमिनेंट जो जूरिस्ट कह सकते हैं, या बहुत ही जो आपके एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने ये कहा, ये आईपीसी सेक्शन 354 है सर ये। ठीक है, ये लिखा हुआ है, मैंने देखा नहीं, ये सॉरी 357 नहीं है, ये आईपीसी सेक्शन 354 है। ठीक है, अब समझिए बहुत सारे एक्सपर्ट ने कहा, जैसे कोर्ट का फैसला आया है कि स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं हुआ। अब मानिए कल एक क्राइम होता है, उस क्राइम में क्या होगा कि जो आरोपी है ना, उस क्राइम में क्या होगा कि जो आरोपी है वो ग्लव्स पहन लेगा। वो ग्लव्स पहन के एक चाइल्ड के सेंसिटिव पार्ट को टच करेगा। तो क्या ये क्राइम किस में होगा, पॉस्को में या आईपीसी 354 में?
आप इसे किसके अंदर लेंगे सर? अगर हम करंट रूलिंग देखें हाई कोर्ट जज की, हाई कोर्ट की, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं हुआ है। अब अगर उसने ग्लव्स पहने हैं और वो शर्ट के अंदर भी हाथ डालता है तो ग्लव्स पहने हैं सर, स्किन टू स्किन कांटेक्ट तो हुआ ही नहीं है, तो इसको तो हम पॉस्को में डील नहीं कर रहे हैं, देन अगेन यहां डील करेंगे। समझ रहे हैं? तो ये क्या हो जाएगा, एज अ कवर हो जाएगा सर, जो आरोपी है उनके लिए एज अ कवर हो जाएगा कि हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया था जिसमें कि स्किन टू स्किन टच जो है वो एक हीनियस या एक इतना लेवल का क्राइम नहीं है, तो उसे माइनर सेक्शन ऑफ आईपीसी 354 के अंदर डील किया जाए। समझ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं इस डिसीजन को लेकर बहुत ही हंगामा मचा। एंड देन फाइनली सर क्या हुआ? फाइनली, एक मिनट दीजिएगा, फाइनली ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में जो अपील हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को जो क्या किया है, स्टे लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को स्टे लगा दिया है। समझ रहे हैं? तो शायद आपको समझ में आ गया है। पॉस्को पॉस्को एक्ट का सेक्शन 8 जिसमें 3 साल की सजा थी, उसको हटा के आईपीसी सेक्शन 354 में उसको 1 साल की सजा दी गई। इसके द्वारा, बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा। उन्होंने एक ट्रायल कोर्ट का जो फैसला था उसको रिवर्स किया था। सिर्फ इतना कह के कि इसमें जो है ब्रेस्ट को प्रेस किया गया है, लेकिन क्लोथ्स रिमूव नहीं किए गए लड़की के, या स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं हुआ। समझिए सर, ये कोई बात नहीं बनती है। सिंस एट द एंड ऑफ द डे वो एक सेक्सुअल, कह सकते हैं कि सेक्सुअल फेवर है या असॉल्ट कर रहा है एक माइनर को, तो वो पॉस्को के अंदर ही डील होना चाहिए। ठीक है? और सर पॉस्को क्या होता है? पॉस्को होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। ये पॉस्को है, याद रखिएगा, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। सजा उसे अभी भी मिली है आईपीसी 354 में, लेकिन जो पॉस्को है उसमें उसको सजा जो मिलती वो थोड़ी हार्ड या थोड़ी कठोर होती, क्योंकि वो पॉस्को चाइल्ड अब्यूज के अंदर आता है। वेरिन लाइक जो आईपीसी माइनर सेक्शन है 354, उसमें सिर्फ उसे 1 साल की सजा मिलेगी, लेकिन इसमें अभी हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने सॉरी, स्टे लगा दिया है। तो जो ये फैसला था इसने बहुत ही जो है कंट्रोवर्सी या बहुत ही कह सकते हैं क्रॉस कमेंट्स एक्सपर्ट के द्वारा जो आए गए थे। तो अब एक बार पेपर में पढ़ेंगे, पिछले 3-4 दिन से इस केस के ऊपर लगातार न्यूज जो है वो स्टोरी जो है कवर हो रही है, तो आप एक बार चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूँ सर। ठीक है, मैंने कहा था सर यूएस के जो नए नए अपॉइंटीज हैं उनके नाम आपको याद होने चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले जो अभी आउटस्टेटेड हुए हैं या कह सकते हैं अपनी पोस्ट को छोड़ के जो अभी गए हैं, माइक पॉम्पियो, वो नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि सर उन्होंने कितनी विजिट की, इंडिया में भी आए, तो ऐसे नाम हमें याद होने चाहिए। ठीक है, और अभी एक नाम हमारे पास जो हमें याद होना चाहिए वो होना चाहिए एंटोनी ब्लिंकन। क्या होना चाहिए? एंटोनी ब्लिंकन। ये नाम मैं इसलिए कह रहा हूँ याद होना चाहिए एंटोनी ब्लिंकन का, क्योंकि ये जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे इससे पहले? माइक पॉम्पियो। ठीक है, अब एक सेकंड, इन्होंने क्या किया है ना, इसने विच ही गॉट टू वर्क, इसने अपने काउंटर पार्ट जो है जापान, साउथ कोरिया, कनाडा एंड मैक्सिको के साथ बात की, और यूएस के अलायंस जो है, ठीक है, उनको स्ट्रेच किया। बेसिकली सर कुछ नहीं कर रहे हैं, अगर मैं आपको ओपनली बताऊं क्या करना चाह रहे हैं, देखिए इनके 2-3 प्रायोरिटीज है। पहली प्रायोरिटी क्या है ना सर, इनका ओपन इंडियन ओशन की प्रायोरिटी है, फ्री एंड ओपन इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में कोई भी कंट्री अपनी मोनोपोली ना दिखाए, वहां एक फ्री एक्सेस हो, और एक यूएनएलओसी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉस ऑफ सी, ठीक है, लॉ ऑफ सी, ये है आपका ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी। इसके तहत जो है इंडो पैसिफिक जो ओशन है वहां पर फ्री एंड ओपन जो है आपका लोगों का मूवमेंट हो पाए, प्रॉस्पेरिटी आए, कोई भी कंट्री डोमिनेंस ना दिखाए, तो उसके लिए इन्होंने जापान और साउथ कोरिया के साथ जो अपना है समझौता किया है, लाइक कनाडा और मैक्सिको के साथ भी इन्होंने टाइज को एडवांस किया है। ठीक है, समझिए अभी से शुरुआत के दिन है, एज सच कोई प्रॉपर डील साइन नहीं हुई है, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी शुरुआती दिन है इनकी एडमिनिस्ट्रेशन के, एज सच कोई डील साइन नहीं हुई है। सिर्फ ये जो ट्रम्प कह सकते हैं या ट्रम्पिज्म कह सकते हैं, उनके द्वारा जो इनके एडमिनिस्ट्रेशन में कार्यकाल में जो काम किए गए थे, जिसमें कि वो हमेशा कहते थे कि अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, और एक तरह से जो पोस्ट कोविड, जो पोस्ट कोल्ड वॉर था ना, मतलब अगर वर्ल्ड वॉर की बात करूं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यूएसए को थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, तो यूएसए जो क्या हुआ, वो चले गया आइसोलेशन में, अपने आप को दोबारा से बिल्डअप करने लगा। समझ रहे हैं? और एक तरह से वो आइसोलेशन स्टेज में आ गया। वही ट्रम्प के एरा में भी वही हुआ सर, यूएसए एक तरह से आइसोलेशन के मोड में आ गया। हर एक मल्टीलेटरल संस्थाओं से उसने हटा, वो पार्टिसिपेट करना बंद किया, चाहे वो डब्ल्यूएचओ हो, ठीक है,
चाहे वो पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड हो, ठीक है, तो हर जगह से वो बाहर निकलना शुरू हुआ। उसके अलावा उसने जो अपने अलाइज थे उन पे भी जो है प्रेशर दिया, चाहे वो जापान हो, चाहे वो साउथ कोरिया हो, ठीक है, चाहे वो जर्मनी हो, ठीक है, तो उन्होंने अपने अलाइज को भी जो है प्रेशर दिया है। और वही काम को अब एमपी है, उस काम को अब सुधार रहे हैं कौन, बाइडेन और उसका एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो अभी तो ये लोग अपने एलाइज के साथ रीच कर रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं फोन पे, ठीक है, जिससे कि उनके जो टाइज है वो दोबारा से अच्छे हो पाए, ठीक है। तो वही ये न्यूज है। अब जिसको ये पढ़नी है वो एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिएगा सर, आपके काम आ सकती है, ठीक है। बाकी अभी इसमें जो इंपॉर्टेंट है सर वो इतना कुछ मुझे लगा नहीं, मैंने सिर्फ इतना पढ़ा था कि सेक्रेटरी ब्लिंकन highlighted the importance of continued US Japan Republic of Korea cooperation and stretched President pleasant to strengthen the US alliance and engage with the world again। वो ये देखिए, जिस वर्ल्ड से ये कट चुके हैं उसके साथ दोबारा एंगेज होना चाहते हैं, क्योंकि ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन में ये कट गए थे। ट्रम्प की पॉलिसी क्या थी कोई पूछे तो, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, अमेरिका पहले बाकी सब बाद में। लेकिन ये लोग कहते हैं साथ मिलकर चलेंगे, अपने अलायंस को साथ लेके चलेंगे। और दोबारा से हम कहते हैं ना, यूएसए इज नोन टू बी दी इंटरनेशनल पुलिस, इंटरनेशनल पुलिस का काम करती है सर यूएसए, ठीक है। तो वही है, तो अभी वही ये कह रहे हैं कि अपने अलाइज के साथ जो है ये अपने संबंध जो है दोबारा बना रहे हैं। एंड लेट्स होप कि इनके संबंध बन जाए, क्योंकि सिंस यूएसए जो है, यूएसए चाइना को पैसिफिक में काउंटर कर सकता है, तो ये इंडो पैसिफिक के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। ये एक कंट्रोवर्सी है सर, ये अभी से नहीं, कुछ पहले से आ रही है। ये इस कंट्रोवर्सी की अगर मैं बात करूं तो एक कंट्रोवर्सी अभी की नहीं है, ये कंट्रोवर्सी थोड़ा पहले की है। और एक कंट्रोवर्सी है कैसा, कुछ नहीं है, मैं आपको इसका एक बैकग्राउंड देता हूँ, आर्टिकल आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। डीएनए, आप भी जानते हैं डीएनए क्या होता है, ठीक है। क्या होता है सर डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, ठीक है। ये किसके अंदर होता है सर, ये हमारे न्यूक्लियस के अंदर होता है, या कहीं कहीं पे ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, ठीक है। ये क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, और कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ दी सेल, ठीक है। अब इसमें क्या है ना सर, डीएनए में, अब जहां साइंस में मैं नहीं जाऊंगा, डीएनए में क्या है ना सर, इन्फो जो है स्टोर होती है, इंफॉर्मेशन स्टोर होती है कोड्स के फॉर्म में, ठीक है। अब वो कोड्स क्या क्या होते हैं, जैसे एडेनाइन हो गया, थाइमाइन हो गया, गुआनाइन हो गया, ठीक है, साइटोसिन हो गया, तो ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल है, डीएनए में इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। और हमारा ना जितने भी सेल है, जितने भी सेल है, क्योंकि हर सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, जितने भी सेल है उन सब पे क्या होता है, सेम डीएनए होता है। और दूसरी चीज, हर आदमी का डीएनए जो है 99% सेम होता है, 1% जो है वेरी करता है, ठीक है। ये तो हो गई सर कन्वेंशन चीजें, ठीक है, जो कि आपको याद रखनी है, ठीक है। डीएनए जो होता है न्यूक्लियस में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, हर एक सेल के अंदर डीएनए होता है, और हमारा डीएनए हर एक सेल में क्या होता है, वो सेम होता है, 99.99% सेम डीएनए होता है हर एक इंडिविजुअल का, अगर हम कंपेयर करें तो, वेरी लाइक 1% जो है वेरी करता है। अब सर डीएनए क्या है, देखिए क्या होता है ना, आप समझिए कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने सीआईडी देखा होगा सर, ठीक है, आप लोगों ने सीआईडी देखा होगा। सीआईडी में ना क्या होता है कि कहीं मानिए क्राइम हुआ, ठीक है, एसीपी प्रद्युमन जी जो है वो क्राइम सीन में आए, क्राइम हुआ, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, और क्राइम सीन पे उन्हें एक बाल मिल गया, हेयर मिल गया, और 3-4 सस्पेक्ट है उनकी आंखों में। तो जो ये हेयर है ना, इसका डीएनए और इन सबका डीएनए वो चेक करेंगे, पहले इससे करेंगे, पहले इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, जिससे मैच हुआ वो आरोपी, पनिश्ड। समझ रहे, बेसिकली मैं आपको बड़े ही छोटे लेवल से समझा रहा हूं कि जब सीआईडी आप लोग देखते थे बचपन में, तो उसमें क्या होता था, उसमें क्राइम होता था, ठीक है। अब क्राइम सीन पे हमारे एसीपी प्रद्युमन साहब गए, साथ में आपके कह सकते हैं कि दया भी गए, दया ने लॉक तोड़ा और वो अंदर गए, अंदर पाया कि एक डेड बॉडी है, ठीक है। ये पूरा का पूरा हाइपोथेटिकल सीन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका वास्तविक जीवन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो वो लोग अंदर गए, उन्होंने देखा एक डेड बॉडी पड़ी है। अब तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, तो सबूत ढूंढ रहे थे, तो सबूत में क्या मिला सर उनको, सबूत में उनको मिला एक बाल, एक बाल मिला। तो उन्होंने एक बाल को उठाया,
उसको अपनी पन्नी में डाला और डॉक्टर सावंत को बाल दे दिया। डॉक्टर सावंत कौन है वो आप जानते होंगे, सावंत के जिन्हें कहते थे हम, ठीक है, तो उनको दे दिया। डॉक्टर सावंत के ने इस बाल का डीएनए या पूरा चेक किया और जो भी सस्पेक्ट थे उस टाइम वहां पर उन सबसे उसका डीएनए मैच किया। जिसके साथ भी डीएनए मैच हो गया उसको हम जो है हमने डाल दिया। और ये डीएनए को ना हमने कभी स्टोर नहीं किया, समझिए, इसका डेटा, इसका स्टोरेज हमने कहीं नहीं किया, कहीं नहीं किया। मतलब भविष्य में अगर ये आदमी कुछ भी क्राइम करता है तो इसका डीएनए जो हमने मैच किया है ये कहीं हमारे पास स्टोर नहीं है। अब क्या हो रहा है सर, इन शॉर्ट बता रहा हूं मैं आपको कि इंडिया में जगह जगह क्या खुल रहे हैं, डीएनए बैंक खुल रहे हैं, कह सकते हैं आप डीएनए बैंक कह सकते हैं। इससे सर फायदा क्या है, इससे क्या है, इससे फायदा क्या है, मान लीजिए कि चेन्नई में हो, चेन्नई में 5 बच्चे मिले हैं जो खो गए, चेन्नई में 5 बच्चे मिले हैं जो खो गए, ठीक है, 5 बच्चे हैं ये, 1 2 3 4 5, इनकी प्रोफाइल बना देखी है मैंने और इन बच्चों का क्या किया है मैंने, खो गए हैं, उनका डीएनए टेस्ट किया है सबका, ठीक है। और चेन्नई के इनके डीएनए बैंक में, डीएनए बैंक जो चेन्नई में है वहां इनका सैंपल रखा हुआ है पूरा, इनका डीएनए जो है यहां रखा हुआ है। अब कंप्लेन आती है सर आपकी दिल्ली में, ठीक है, एक आदमी आता है पुलिस स्टेशन में, तो वो कहता है कि भाई मेरा जो है बच्चा गुम हो गया है और वो बच्चा जो है बेसिकली ये है, इसकी ट्रैफिकिंग होकर कहाँ आ गया है, चेन्नई आ गया है। तो ये जाता है पुलिस स्टेशन, तो वो कहते हैं ठीक है हम ढूंढेंगे। तो इसने जो है इसकी कंसेंट से, इसकी कंसेंट से इसका डीएनए लिया गया, इसकी कंसेंट से इसका डीएनए लिया गया और वो क्या किया, वो दिल्ली में डीएनए बैंक में स्टोर किया गया। इस आदमी की कंसेंट से जो गया था कि मेरा बच्चा खो गया है, इसके कंसेंट से इसका डीएनए लिया और वो दिल्ली के ब्लड बैंक में रखा, ठीक है। देन आपस में कोऑर्डिनेशन होगा इन बैंकों का, एंड देन ये बैंक जो है इसका डीएनए चेक करेंगे चेन्नई के साथ, यहां चेक करेंगे नहीं आएगा, इसके साथ चेक करेंगे बच्चे के साथ, उसका डीएनए नहीं मिलेगा, इस बच्चे के साथ चेक करेंगे इसका डीएनए नहीं मिलेगा, चौथे बच्चे के साथ इसका डीएनए चेक करेंगे नहीं मिलेगा। अब बचा 5वां बच्चा, 5वें बच्चे के साथ जहां डीएनए चेक किया तो ये मैच हो गया, समझ रहे हैं, इसको इसका बच्चा मिल गया। ये फायदे हैं डीएनए का बेसिकली, अगर हम डीएनए हमारे पास एक बैंक हो तो, समझ रहे। आई गेस ये पूरा जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, एसीबी प्रद्युमन से लेकर, दया से लेकर, डॉक्टर सावंत से लेकर, फिर हमने ये एग्जांपल लिया डीएनए बैंक, बताया मैंने आपको क्या होता है, हर जगह बैंक बने हुए हैं, डीएनए के बनेंगे। एंड देन एक आदमी का बच्चा खो गया है, वो बच्चे को ट्रैफिकिंग करके चेन्नई ले आए हैं, 5 बच्चे चेन्नई पुलिस को मिले हैं, उन सबका डीएनए जो है चेन्नई बैंक में रखा गया है भविष्य के लिए, जिससे कि अगर कोई ढूंढता हुआ आता है तो हम उसका डीएनए मैच कर लेंगे, ठीक है। वेरी लाइक एक बंदा जो है दिल्ली में आया है पुलिस पे कि मेरा बच्चा खो गया है, अब दिल्ली पुलिस ने चेन्नई पुलिस से कंसल्ट किया तो उन्होंने बोला हमें 5 बच्चे मिले हुए हैं, तो उन्होंने कहा इसका डीएनए सेंड करो, बंदे का हम चेक कर लेंगे। इसका डीएनए सेंड किया बंदे का, इससे क्या हुआ, जब इस बंदे ने अपना डीएनए सेंड किया, इसकी कंसेंट से इसका डीएनए निकाला गया, टेस्ट हुआ और चेन्नई भेजा गया, जब मैच किया तो ये 5वां बच्चा जो है इसका ही निकला। इससे क्या हुआ सर, एक इजी इन्वेस्टिगेशन आगे हो गई, समझ रहे हैं, इससे क्या हुआ, एक इजी इन्वेस्टिगेशन हो गई, ठीक है सर, हम एग्री करते हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूं, इससे क्या हुआ, इससे एक इजी इन्वेस्टिगेशन हो गई, ठीक है, बिल्कुल सर, हम समझ गए, इजी इन्वेस्टिगेशन इससे हो गई। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ ना सर, इसको लेकर कुछ हमारे कह सकते हैं कुछ माइनर ग्रुप्स हैं, ठीक है, वो जो है ना इसको लेकर दिक्कत में है या डिसेंट है या एग्री नहीं कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं सर, इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स कंट्री, तो ये सब तो इंडिया में होना ही है। अब सर क्या है, ये ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कुछ हाई फाई नहीं है। वो कह रहे हैं अगर आप डीएनए लेंगे तो डीएनए से क्या होगा ना, आपको आदमी का कलर, ठीक है, उसके बारे में सब कुछ पता है। इससे क्या हो सकता है ना, आदमी को, आपको आदमी के बारे में सब कुछ पता है। इससे इन्होंने एक वर्ड इजाद कर लिया, इससे इन्होंने एक वर्ड जो है इजाद कर लिया, वो वर्ड का नाम है कास्ट बेस्ड प्रोफाइलिंग। इससे क्या करेंगे साहब, आदमी कास्ट बेस्ड जो है प्रोफाइलिंग करेंगे और इससे क्या होगा, इनइक्वालिटी बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा, इनइक्वालिटी बढ़ जाएगी, समझ रहे हैं। ये जो है असदुद्दीन ओवैसी जी हैं और जितने भी माइनर ग्रुप्स हैं वो यहाँ पर ऐसा कर रहे हैं, ठीक है।
अभी कुछ नहीं है सर, ये जो डीएनए बिल आया था, इस बिल को हमने कहा था डीएनए, मैं बोल रहा हूँ जो लिख रहा है वो लिख लीजिए, इस बिल को हमने कहा था डीएनए टेक्नोलॉजी रेगुलेटरी बिल, डीएनए टेक्नोलॉजी रेगुलेटरी बिल 2014। और उसके बाद इसको पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया था, जब इसको लोकसभा ने रेक्टिफाई किया, राज्यसभा से पहले इसको पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा गया ऑन साइंस एंड टेक, ठीक है। तो जब उसकी रिपोर्ट आई, उसकी रिपोर्ट से ये लोग जो है आपके माइनर ग्रुप्स जो है, ये जो है अपनी आवाज उठा रहे हैं। आवाज क्यों उठा रहे हैं? ये कह रहे हैं कि इससे इनइक्वालिटी, असमानता बढ़ेगी, ये डीएनए से आप जो है कास्ट बेस्ड प्रोफाइलिंग जो है शुरू कर देंगे, क्योंकि अगर आप हमारा डीएनए लेंगे तो आपको पता है कि हमारा कलर क्या है, ठीक है, और बहुत सारी चीजें आपको पता लग जाएगी, जिससे कि कास्ट बेस्ड प्रोफाइलिंग बढ़ सकती है। अब सर मैं सिर्फ आप लोगों से पूछता हूँ, ठीक है, मेरा ऐसा सच कोई सोसाइटी को पोलराइज करने का कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ आप लोगों से पूछता हूँ एज अ कैंडिडेट ऑफ यूपीएससी, आप क्या समझते हैं, क्या डीएनए के फायदे ज्यादा हैं या डीएनए के नुकसान ज्यादा हैं? शायद आप लोगों का आंसर आपके मन में आ गया होगा। नो नीड टू आंसर मी, बट आपको पता होना चाहिए कि इसमें असली में क्या होने वाला है, ठीक है। चलिए सर, ये न्यूज जो है एज सच इम्पोर्टेंट नहीं है यूपीएससी सेंस ऑफ व्यू से, जो लोग थोड़ा सा कह सकते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए ये बात है, ठीक है। फिर कह रहा हूँ इस न्यूज का यूपीएससी से कोई भी लेना देना नहीं है। हुआ क्या सर, कल के दिन में सेंसेक्स जो है बहुत नीचे आया, और ये कहा गया कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो छोड़ के उन्होंने अपना पैसा बाहर निकाल लिया है, ठीक है। अराउंड 660 करोड़ जो है पैसा जो है मार्केट से बाहर निकला, तो पूरी मार्केट जो है नीचे आ गई, ठीक है। सर इसके 2-3 एस्पेक्ट्स है जो मैं देख लेता हूँ। एस्पेक्ट्स क्या है ना सर, कि बजट आने वाला है, और बजट को लेके बड़ा ही कह सकते हैं एप्रहेंशंस है, गैस मार रहे हैं लोग बजट में क्या होगा। तो बजट तक नहीं आता है, मार्केट अपने आप को करेक्ट कर रही है। जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वो जानता है कि मार्केट अपने आप को क्या कर रही है, करेक्ट कर रही है, ठीक है। तो अभी जो है उम्मीद ऐसी है कि मार्केट गिरेगी, ठीक है। बाकी देखते हैं सर क्या होता है। अभी जो है अभी मार्केट बहुत नीचे आई है, बजट को लेकर इन्वेस्टर्स में बहुत सारा एप्रीहेंशन है कि बजट किस तरह से होगा, तो अभी मार्केट जो है अपने आप को करेक्ट कर रही है, ठीक है। इसके अलावा कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा सर। समझिए, फार्मर्स का प्रोटेस्ट हुआ, ठीक है, फार्मर्स का प्रोटेस्ट हुआ, ठीक है, और ये भी ऐसे दिन हुआ 26 जैन को जब पूरे वर्ल्ड की नजरें हम पे होती हैं। इससे दिक्कत क्या हुई ना सर, अगर मैं इस न्यूज को छोड़ता हूं, चलिए ये न्यूज हमारे काम की नहीं है, लेकिन जो बता रहा हूं ये बहुत काम का है। फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ, इससे क्या होता है ना सर, जो भी बाहरी निवेशक है ना, जो बाहर का निवेशक हमारे वहां आना चाहता है, या कोई भी एफडीआई लेके आना चाहता है, या कोई बंदा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है एफआईआई, अगर वो हमारे शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहता है, तो उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा सर। वो ये सोचेगा, जब इस देश में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, सिविल वॉर टाइप की चल रही है, अराजकता फैली हुई है, तो मैं अपना पैसा इस देश में क्यों ले जाऊं। और सर मानिए मेरी बात, वाकई में ये होता है, कहीं ना कहीं मार्केट गिरने का इफेक्ट जो है ये एफआईआई जो है भागे हैं, ये एफआईआई जो है इन्होंने पैसा निकाल दिया है। लेकिन सर दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि सर इन्होंने देश के हालात देखिए सर। बताइए, 395 पुलिस कांस्टेबल्स घायल हुए थे दिल्ली में। 395 पुलिस कांस्टेबल, समझते हैं आप लोग, पुलिस पर्सनल बेसिकली 395। एक रफ फिगर बता रहा हूं मैं आपको सर, मैटर करता है। दे आर द वन हु इज बेसिकली लुकिंग फॉर द लॉ एंड ऑर्डर, और हु इज मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर, एंड देन उनके साथ अगर ऐसा होता है, देन इट इज रियली अ स्टेट ऑफ कंसर्न फॉर अस, राइट। ये बहुत ही कंसर्न का मुद्दा है हमारे लिए। और जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है फॉरेन का, वो भी देख रहा है सर कि ये प्रोटेस्ट जो है इंडिया में चल रहे हैं, तो मार्केट क्या उठेगी, मेरा पैसा डूब जाएगा, तो उनका भरोसा मार्केट से उठता है। वहीं जो बाहर से हमारा एफडीआई या जो है बाहर से एफडीआई लेके आ रहा होता है, उसका भी कॉन्फिडेंस कम होता है। इससे क्या होता है सर, बहुत नुकसान है। हमारे देश में बाहर से पैसा नहीं आएगा, फॉरेन एक्सचेंज नहीं आएगा, टैक्स नहीं ले पाएंगे हम, समझ रहे हैं। इससे अल्टीमेटली क्या होगा, इकोनॉमी कोलैप्स ही होगी, समझ रहे हैं। तो इसको हमें काउंटर करना पड़ेगा सर। और एक मैं आपको पोलराइज नहीं कर रहा हूं सर, मैं सिंपल एक जो हमारे पास एक फोटो थी, जो फोटो मेरे जहन से नहीं जाती है सर, ठीक है, एज एन इंडिविजुअल, एज एन इंडियन, जो फोटो मेरे जहन से नहीं जा रही है, वो फोटो मैं हमेशा आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, ठीक है। वो फोटो बिल्कुल मेरे जहन से नहीं जा रही है। एक मिनट दीजिएगा, अगर फोटो दिख पाएगी तो आपको दिखाता हूँ, जिसमें ये देखिए आप,
ये फोटो हमारे जहन, मेरे जहन से ये फोटो नहीं जा रही है, ये सिर्फ एक फोटो नहीं सर, ये बहुत कुछ बयां कर रहा है अपने आप में। ये इंडियन फ्लैग है, ये कम्युनिटी फ्लैग है, देख सकते हैं सर आप लोग। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं सर। अब देखिए, फार्मर्स का प्रोटेस्ट हुआ, अल्टीमेटली सर क्या हुआ, पॉलिटिसाइज हो रहा है पूरा मुद्दा। गवर्नमेंट कॉन्स्पिरेसी लेड टू वायलेंस, फार्मर्स, ठीक है, फार्मर्स यूनियन कह रही है कि गवर्नमेंट ने कॉन्स्पिरेसी की है। सर ये हम भी जानते हैं कि पूरे के पूरे फार्मर्स गलत नहीं है, उसके अंदर कुछ ही एंटी सोशल एलिमेंट है जिन्होंने ये भड़काया है मुद्दा। फार्मर्स तो पहले भी कह रहे थे ना, प्रोटेस्ट तो बहुत टाइम से चल रहे हैं, प्रोटेस्ट जो है बहुत टाइम से चल रहे हैं, और अभी तक प्रोटेस्ट जो है मैक्सिमम जगह पे पीसफुल हुए हैं। लेकिन समझिए सर, चाहे ये मैटर पॉलिटिकल हो, चाहे इस चीज को पॉलिटिसाइज किया गया हो, चाहे इस चीज में फार्मर्स का हाथ ना हो, चाहे इस चीज में गवर्नमेंट ने कॉन्स्पिरेसी की हो, रूलिंग पार्टी ने, चाहे अपोजिशन पार्टी ने कॉन्स्पिरेसी की हो, सर कुछ भी हो, अल्टीमेटली क्या होता है ना, कुछ भी हो अल्टीमेटली ये सीन हमारे सामने आता है जो कि टॉलरेबल नहीं है। अल्टीमेटली ये सीन हमारे सामने आता है जो कि बिल्कुल टॉलरेबल नहीं है। नेशनल फ्लैग से ऊपर कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं। और अब खुद समझिए सर, आप अगर आप गाजियाबाद साइड देखेंगे सर, तो क्या होगा ना, पहले क्या था कि सर लोकल्स जो थे, जैसे मानिए जहां फार्मर्स प्रोटेस्ट, जहां फार्मर हमारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहां के लोकल्स जो है उनका साथ दे रहे थे। अब पता है सर सिचुएशन कैसी हो गई है, सिचुएशन ऐसी हो गई है कि जो आपके कह सकते हैं, आपके जो वो है लोकल्स हैं, वो लोग कह रहे हैं फार्मर्स को, अल्टीमेटम दे रहे हैं कि आप जल्दी से जल्दी हमारा एरिया खाली कीजिए, हमें यहाँ पर कोई लॉ एंड ऑर्डर का डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। समझने इससे क्या हुआ, भले ही कुछ लोगों ने ही वायलेंस की, लेकिन इसने एक तरह से फार्मर्स को, लोकल कम्युनिटी का सपोर्ट हटा दिया। अभी मैं एक न्यूज देख रहा था थोड़ी देर पहले ही, एक बैनर था जिसमें लोकल्स ने लिखा हुआ था कि कुछ था उसमें, बेसिकली मुझे याद नहीं है, वो था कि हिंदुस्तानी झंडे से ऊपर कुछ नहीं, हिंदुस्तान पहले है, ऐसा कुछ लिखा हुआ था सर, बट इट वाज अ नेशनल कोड, ऐसा कुछ पेट्रियोटिक ही था, तो पोलराइज करने वाला मतलब कह सकते हैं लिखा हुआ नहीं था, पेट्रियोटिक ही था वो, जो भी था देशभक्ति का ही कुछ लिखा हुआ था। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बेसिकली क्या हुआ है ना सर, अब अल्टीमेटली इनको लोकल कम्युनिटी का सपोर्ट हट गया है, अल्टीमेटली इनको लोकल कम्युनिटी का सपोर्ट हट गया है, और अब क्या हो रहा है, अब एक दूसरे में ब्लेम डाला जा रहा है, और अब एक दूसरे में ब्लेम डाला जा रहा है। लेकिन सर कोई भी इसके पीछे हो, सच्चाई ये है कि 26 जनवरी को जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ है। पहले आप, और जो इमेजेस हमारे सामने आई हैं सर, वो पूरा देश देख चुका है सर। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फिलहाल ये न्यूज ऐसा हमारे कोई काम की नहीं है, कुछ चीजें हैं इसमें जो आप देख सकते हैं। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब ये न्यूज अगर जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है वो जानता है, बेसिकली हमने क्या किया है, हमने 36 राफेल फाइटर्स जो हैं उसका हमने 59,000 करोड़ में डील किया है फ्रांस के साथ में। कंपनी है डेसॉल एविएशन, ये एक इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट है। इतनी चीजें आपको याद होनी चाहिए सर, कोई पूछे नीड में उठा के तो आपको पूरी याद होनी चाहिए भाई। 36 रेफाल फाइटर हमने डील किए हुए हैं, 59,000 करोड़ की डील है। फ्रांस का एसॉल्ट एविएशन है, फ्रांस का एसॉल्ट एविएशन है जो कि कंपनी है जिससे कि हम ले रहे हैं, और ये इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट है। इसमें से 8 जो है ऑलरेडी आ चुके थे। ठीक है, अब 3 जो है अभी और आ रहे हैं, तो टोटल कितने हो गए सर, 11 हो गए। तो 11 हमारे इंडियन एयरफोर्स में जो है इंडक्ट हो चुके हैं, और ये डील साइन कब हुई थी, 2016 में हुई थी। ठीक है, ये इतना ही था, इससे आगे कुछ नहीं था, यहां देख लीजिएगा। देखिए इसके बारे में मैंने पहले भी बात की थी, पूरे A to Z। तो रशिया एंड यूएसए के बीच में एक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी है, जो कि जैन में एक्सपायर होने वाली है। तो पहले यूएसए ने पहल की कि यूएसए ने सपोर्ट किया कि हम इसको फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं 3-5 साल के लिए, और अब रशिया ने भी नॉट दे दिया है। रशियन लॉमेकर ऑन वेडनेसडे क्विकली अप्रूव्ड द एक्सटेंशन ऑफ द लास्ट रिमेनिंग न्यूक्लियर रशिया यूएस आर्म्स कंट्रोल
treaty, an auction that comes this days before it's due to expire. Both houses of parliament voted unanimously to extend the new START treaty for 5 years. वही है सर कि आखिरी ट्रीटी थी जो कि रिडक्शन ट्रीटी थी, आर्म रिडक्शन रशिया और यूएसए के बीच में। अभी जो है बेसिकली क्या हुआ है, इसको जो है नॉट दे दिया है रशिया ने भी, और यूएसए तो इसको ऑलरेडी अप्रूव कर चुका है। तो ट्रीटी अभी 5 साल के लिए और बढ़ेगी, ठीक है। ये आर्म रिडक्शन ट्रीटी है, और जैसा कि आप जानते हैं सर, ये एक तरह से कोल्ड वॉर ही चल रहा है। एक तरफ चाइना जो है अपने हथियार का बल्क बढ़ा रहा है, वेर इन लाइक एक ऐसी ट्रीटी जो कि आर्म्स को रिडक्शन में करती है, मैं कह सकता हूँ ये बहुत ही अच्छी पहल है एक तरह से पीसफुल ऑर्डर बनाने की। और उम्मीद करता हूँ कि चाइना भी ऐसा कोई ट्रीटी साइन करेगा इन कंट्री के साथ में, जिससे कि वो अपने वॉरहेड्स भी जो है कंट्रोल करे। क्योंकि आप भी जानते हैं चाइना क्या कर रहा है, साउथ चाइना सी में क्या कर रहा है, चाइना इंडो पैसिफिक में क्या कर रहा है, चाइना हमारे नॉर्थर्न और ईस्टर्न बॉर्डर में क्या कर रहा है, चाइना ताइवान के साथ में क्या कर रहा है, चाइना हांगकांग के साथ में क्या कर रहा है। ये सारी बहुत सारी चीजें हैं सर, अगर बोलने में आए तो बहुत सारी चीजें हैं जहां चाइना यूनिलैटरली जो है डोमिनेंट पोजीशन अपना के बैठा है, ठीक है। बाकी ये कहूंगा कि बहुत अच्छी पहल है रशिया और यूएसए की आर्म्स को रिडक्शन करने की, जिससे कि जो है प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी सर पूरे एरिया में, ठीक है। चलिए सर, मुझे आप 1 मिनट दीजिएगा सर, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस सर। हम बात कर रहे थे न्यू स्टार्ट ट्रीटी की, तो वही ट्रीटी है जिससे कि जो है एक ट्रीटी को हमने एक्सटेंशन दिया है 5 साल का। ये जो एक्सटेंशन है ये बिटवीन यूएसए एंड रशिया के बीच में है। इससे क्या होगा सर, इससे ये दोनों कंट्री जो है अपने न्यूक्लियर आर्म को जो है रिडक्शन करेंगे, समझ रहे। तो ये आखिरी ऐसी ट्रीटी थी जो कि यूएसए और रशिया के बीच में थी। तो अच्छा है सर, इससे हो सकता है कि इनके बीच में जो रिलेशन है, जिसमें कि हार्श जो है बहुत ही हार्श पैच में चल रहा है, हो सकता है कि इसमें भी कोई अच्छा सोल्यूशन आ जाए, ठीक है। अभी जो है ये याद रखिए स्टार्ट ट्रीटी क्या होती है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मेरी पहले की क्लासेस आप देख सकते हैं करंट अफेयर की, उसमें मैंने पूरा समझाया है कि ये स्टार्ट ट्रीटी क्या होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक चीज है सर, मतलब कि कह सकता हूं कि इसके बारे में पता होना चाहिए आपको। पीडीएस सिस्टम जो ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ये पहले भी क्या हुआ है, अफेक्ट हुआ है सर बहुत सारे स्टेट में, ठीक है। ये पहले भी अफेक्ट हुआ है बहुत सारे स्टेट में। ये है क्या सर, ये समझिए कि एक मशीन होती है, ये समझिए कि सर एक मशीन होती है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं जिसमें कि हम जैसे मानिए फॉर एग्जांपल आप लोग जाते होंगे, मॉल जाते होंगे आप लोग, कहीं शॉप में जाते हैं जहां पर स्वीपिंग मशीन जो होती है, ये उस तरह की मशीन होती है। यहाँ पर एक स्लिप आने का एक होल होता है, और यहाँ पर स्क्रीन होती है जो कि आप लोग जानते हैं, यहाँ पर बटन्स होते हैं, ठीक है। इसमें हम इसको चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पर आधार बेस से हम क्या करते हैं, यहाँ पर आधार लिखते हैं, और यहाँ पर एक फिंगर को जो है बायोमेट्रिक का होता है, तो जो भी बेनिफिशियरी है वो शॉप में आएगा, यहाँ पर अपनी फिंगर लगाएगा। जैसे ही वो फिंगर लगाएगा, उसका पूरा डेटाबेस जो है यहाँ पर आधार से जो डेटाबेस होता है वो स्क्रीन में आ जाएगा। वहां पर सब कुछ आ जाएगा सर कि उसने कितना राशन अभी तक अवेल किया है, कितना उसके उसमें बचा हुआ है, ये सब फलाना फलाना सब आ जाएगा। मतलब उसकी पूरी डिटेल्स वहां आ जाएंगी कि अभी तक उसने जो राशन कार्ड जो होल्डर है, अभी तक उसने कितना राशन जो है अवेल कर लिया है, समझ रहे हैं। और फिर जब वो यहाँ से राशन ले जाएगा तो एक स्लिप बाहर निकलेगी, तो एक स्लिप बाहर यहाँ से आएगी, उस स्लिप में जो है पूरा लिखा होगा कि क्या ले गया है, ये इतना राशन ले गया है और ये इतना ये ले गया है। और वो स्लिप जो है किसे देंगे, वो स्लिप ले जाएगा बेनिफिशियरीज। इससे क्या होगा सर, इससे दो चीजें होंगी, इससे करप्शन कम होगा, ठीक है, बेनिफिशियरीज को लाभ मिलेगा, ठीक है। और कोई भी कह सकते हैं कि जो शॉप है उसकी जो है मोनोपोली खत्म होगी सर, एक तरह से मोनोपोली ही खत्म हो जाएगी। ऐसा क्यों, क्योंकि होता क्या था ना, पहले क्या होता था कि कोई सबूत तो था नहीं कि वो कितना राशन ले गया, कितना वो ले गया। अब यहाँ पर क्या है कि एक रसीद बाहर निकलेगी जो कि वो देगा किसे, बेनिफिशियरीज को, कि सर आप इतना चावल ले गए, आप इतना गेहूं ले गए। अब उस रसीद से क्या होगा, करप्शन कम हो जाएगा, पहली चीज। बेनिफिशियरीज को फायदा है, जो राशन कार्ड होल्डर है, जो शॉप वाला है उसके अपनी मोनोपोली हट जाएगी। बहुत जगह हमने देखा है सर कि जो शॉप वाले जो होते हैं, जो पीडीएस डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, ये क्या करते हैं, ये जो है उस दाम से ज्यादा दाम में बेचते हैं। तो एक तरह से उनकी मोनोपोली थी, लेकिन अब तो सबूत है तो मोनोपोली इससे कम हो जाएगी। ये हमारा, इसको हम क्या कहते हैं, इस मशीन को हम कहते हैं सर, इस मशीन को हम कहते हैं आधार बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल मशीन, ठीक है। आधार बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल मशीन, एक बार आप चेक कीजिएगा गूगल में, आपको दिख जाएगी मशीन होती कैसे है, आधार बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल मशीन, ठीक है।
और बहुत सारे देशों में बहुत सारे स्टेट्स में कुछ टाइम से हम इसमें इस मशीन में जो है ग्लिचेस देख रहे हैं। कभी जो है पर्ची नहीं निकलती, कभी नेटवर्क नहीं आता है। इस टाइम क्या हुआ है कि पीडीएस सप्लाई जो है केरला में अफेक्ट हुई है, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल ग्लिचेस इसमें आए हैं, आधार बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल में आए हैं। तो इससे कुछ नहीं, मतलब बेसिकली इससे ग्लिचेस तो आए हैं, इससे बेसिकली क्या हमें सीखने मिलना चाहिए कि हमें जो है एक अपग्रेडेड वर्जन में इस मशीन को लेके आना चाहिए। और ये मशीन हो सकता है कि ट्रैफिक की वजह से इसमें कुछ ग्लिचेस आ रहे हैं, तो हमें इसको थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहिए। डिफरेंट हैकाथॉन हमें लाने चाहिए, जिसमें कि नए नए इनोवेटर्स को हमें साथ में जोड़ना चाहिए, डिफरेंट स्टेक होल्डर से हमें बात करनी चाहिए, जिससे कि इसमें अपग्रेडेशन हो पाए। समझ रहे हैं आप? चलिए, ये वही था जो मैंने आपको बताया था कि ग्रुपिंग केस वाला, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, ये देखिए, ये एक न्यूज है। अब यूएस के ये कौन है, मैंने कहा था कुछ नए नए नाम तो आपको याद होने चाहिए सर। एक तो हमने एंटनी ब्लिंकन का नाम पढ़ा था, वो कौन थे सर जो मेरे साथ बने हुए हैं, बताइए एंटनी ब्लिंकन कौन थे? एंटनी ब्लिंकन थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यूएसए। समझ रहे हैं? दूसरा नाम आपके लिए है जनरल लॉयड ऑस्टिन। जनरल लॉयड ऑस्टिन, ठीक है। इन्होंने यूएस कीन ऑन बूस्टिंग टाइज, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन सीज इंडियाज इंपॉर्टेंट इन द इंडो पैसिफिक ओशन। ठीक, ये क्या है सर? द न्यू यूएस एडमिनिस्ट्रेशन सीज इंडियाज इंपॉर्टेंस इन द इंडो पैसिफिक रीजन एज इज keen to strengthen partnership, and this was conveyed in an introductory telephone call to Defense Minister Rajnath Singh from the new US Secretary of State, the new Secretary of Defense General। ये कौन है? Secretary of Defense General है, जिनका नाम है लॉर्ड ऑस्टिन, ऑन वेडनेसडे। समझे? इन्होंने राजनाथ सिंह के साथ फोन पे वार्तालाप की, और इनको पता है कि इंडिया का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहेगा इंडो पैसिफिक रीजन में। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जनरल डिफेंस जनरल सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जनरल जो है लॉयड ऑस्टिन ने राजनाथ सिंह से बात की। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हमारे जो डोवाल साहब हैं, टू हैड अ टेलीफोन कॉल विद हिज यूएस काउंटरपार्ट Jake Sullivan, in which they agreed to work collectively to address certain challenges in the post-COVID era and further expand the comprehensive global partnership, the Ministry of External Affairs ने कहा। इसके अलावा जो वहां के एनएसए हैं, जो एनएसए के इक्विवेलेंट है वहां पर कहा, यूएसए में जेक सुलिवान प्लस हमारे डोवाल साहब ने आपस में फोन में बात की। इन्होंने कहा कि कोविड के बाद जो है हमें कैसे कैसे साथ में काम करना है उसके बारे में डिस्कशन किया, और हमारी जो ग्लोबल पार्टनरशिप को जो है बढ़ाने की बात की। चलिए, बात कुछ हुई थी, बात टेलीफोन में क्या क्या हुई? यूएस इंडिया डिफेंस कॉर्पोरेशन एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, इसको बढ़ाने की बात हुई है। ठीक है, इसके अलावा ना सर मैं आपको नॉर्मल जो है इसका एक बार आपको सारांश बता देता हूं। सर कुछ नहीं हुआ है, यूएस जो है जानता है कि इंडिया की इंपॉर्टेंस जो है इंडो पैसिफिक में बहुत है, ये आप भी जानते हैं, क्योंकि इंडिया की इंपॉर्टेंस इंडो पैसिफिक में अच्छी खासी है, क्योंकि इंडिया इज अ बिग कंट्री विद बिग मिलिट्री पावर। ठीक है, इंडिया इज अ बिग कंट्री विद बिग मिलिट्री पावर, राइट। तो क्या है, यूएस जानता है कि चाइना को एक ही कंट्री उस रीजन में काउंटर कर सकती है, वो है इंडिया। लेकिन समझिए सर, कहीं ना कहीं इंडिया अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग उस हिसाब से नहीं कर पाई है जिस हिसाब से चाइना ने की है। इंडिया अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग उस हिसाब से नहीं कर पाई है जिस हिसाब से चाइना ने की है। तो यूएसए ने क्या कहा है? तो यूएसए हमेशा से कहता है कि इंडिया और इंडिया की कुछ सेम लाइक माइंडेड कंट्रीज अगर साथ में आ जाए तो इंडो पैसिफिक में वो चाइना को काउंटर कर सकती है। और वो लाइक माइंडेड कंट्रीज कौन कौन सी है आप भी जानते हैं, क्वाड देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, यूएसए। समझ रहे हैं? ये सारा एक खेल है जो कि कनेक्ट होता है एक ही धागे से, किससे? चाइना से। तो इसलिए जो लॉयड ऑस्टिन है, इन्होंने राजनाथ सिंह की जब बात की, उनको कहा कि हम डिफेंस में कॉपरेशन करना चाहेंगे। 15-20 मिनट की ये बात थी, टेक्नोलॉजी की बात आई सर इसमें बिटवीन द टू कंट्रीज। और हमारे जो बेसिकली कह सकते हैं कि हमारा जो इंडिया है, ओबामा के एडमिनिस्ट्रेशन से हमारे टर्म्स जो है इंडिया यूएसए से अच्छे बने हुए हैं। ट्रंप ने भी वो कैरी फॉरवर्ड किया, और अभी बाइडेन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी इसको कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। ठीक है, इसके अपार्ट जो एक बात थी जिसके बारे में डीप बात नहीं हुई, वो थी आपकी, सर देखिए पहले कुछ चीजें बताऊंगा, इंडिया यूएस सेम पेज में क्यों है सर? हम जो है ह्यूमन राइट्स को जो है हम मानते हैं, सब बंदों का ह्यूमन राइट्स होना चाहिए, लेकिन जम्मू कश्मीर में हमारी जो इमेज है वो गलत है। इसके अलावा टेररिज्म के खिलाफ है इंडिया यूएसए,
इंडिया और यूएसए टेररिज्म के खिलाफ है, ये हमारा कॉमन गोल है। इसके अलावा हमारा कॉमन गोल क्या है, अभी बाइडेन के आने से क्लाइमेट, ट्रम्प के टाइम पे नहीं था, बाइडेन के आने से हमारा कॉमन गोल क्या है, क्लाइमेट चेंज। ठीक है, चौथा हमारा कॉमन गोल क्या है सर, चाइना को काउंटर करना, चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करना। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं जो हमारे कॉमन गोल्स है सर, टेररिस्ट, क्लाइमेट, चाइना, ये हमारे कॉमन गोल्स हैं जो हमें साथ मिलकर करने हैं। और इसलिए यूएस जो है हमारा इस टाइम मेजर डिफेंस पार्टनर है। एक टाइम रशिया हमारा डिफेंस पार्टनर हुआ करता था, लेकिन अभी जो हमारा मेजर डिफेंस पार्टनर है वो है यूएसए। और हम इस जो चीज हमारे जो संबंध है इसको आगे भी ओरली हम जो है इसको आगे भी जो है आगे ले जाएंगे। ऐसा किसने कहा है, जनरल लॉयड ऑस्टिन ने कहा है। फिर मैं आपसे कह रहा हूं एज सच कोई डील साइन नहीं हुई है, ये सिर्फ ओरल आश्वासन है या कह सकते हैं कि स्टेटमेंट्स है बाय वन ऑफ द हेड ऑफ वन ऑफ द मिनिस्टर्स फ्रॉम द यूएसए, ये एक स्टेटमेंट है। तो अभी ये तो पार्टनरशिप जो है बिल्ड कर रहे हैं, जो भरोसा पहले से इंडिया में था उसको ये कायम कर रहे हैं। डील जैसी कोई साइन होती है वील कम टू नो, लेकिन सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी फंसती है S-400 में, जो कि इंडिया जो है रशिया से खरीद रहा है। और जो भी कंट्री रशिया से ये प्लेन खरीदेगी, सॉरी एंटी डिफेंस मिसाइल जो है खरीदेगी S-400, यूएसए ने कहा है उसको काटसा के अंदर हम सैंक्शंस में डील करेंगे। काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट, ये काटसा होता है बच्चों, ठीक है, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। टर्की और चाइना ने ये मिसाइल ली है किससे, रशिया से, उन पे काटसा लग चुका है। अब देखते हैं कि इंडिया पे काटसा लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि इंडिया जो है आगे बढ़ रहा है इस एंटी डिफेंस मिसाइल को लेने के लिए। बट यूएसए ने भी इंडिया को वार्न किया है, बट लेट्स सी कि क्या होता है, कहीं इससे हमारे रिश्तों में कोई खटाव ना आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या है सर, अपॉइंटमेंट क्या है, कॉलेजियम ने जो है, एक कॉलेजियम होता है, कॉलेजियम सर, कॉलेजियम क्या होता है, एक मिनट दीजिएगा। बेसिकली क्या है कि कॉलेजियम ने जो है सेंटर को रिपोर्ट भेजी कैबिनेट को। ये देखिए यहां पर मैं पढ़ लेता हूं, एक बार पढ़ के ज्यादा समझ में आ जाएगा आपको। द सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे क्वेश्चनड द गवर्नमेंट अबाउट द डिले इन क्लियरिंग कॉलेजियम रिकमेंडेशन फॉर जुडिशियल अपॉइंटमेंट टू वेरियस हाई कोर्ट। सर जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स था वेरियस हाई कोर्ट का, कॉलेजियम ने फैसला देके अपना गवर्नमेंट को दे दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट को, लेकिन वहां पर बहुत सारा डिले हो गया। पिछले 1-1.5 साल से वहां से कोई भी रिप्लाई नहीं आया है। ठीक है, पिछले 1-1.5 साल से वहां से कोई भी रिप्लाई नहीं आया है। और हमारे चीफ जस्टिस साहब यहाँ पर ये भी कह रहे हैं, हमारे चीफ जस्टिस साहब जो है यहाँ पर ये, सॉरी जो सुप्रीम कोर्ट जज है वो ये कह रहे हैं, इफ यू डोंट गिव कमेंट्स फॉर 5 months ऑन कॉलेजियम रिकमेंडेशन इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न। और जैसा कि आप जानते हैं हाई कोर्ट में कितनी वैकेंसीज खाली हैं जजेस की। ठीक है, इससे बहुत सारे केस जो है पेंडेंसी में आ जाते हैं, न्याय नहीं मिल पाता है, कुछ कुछ साल तो लोग 5-10 साल वेट करते हैं सर, समझ रहे हैं। तो बेसिकली सेंटर को इसमें एक वर्क करना चाहिए और जल्द से जल्दी अपना फैसला देना चाहिए। कॉलेजियम का फैसला पेंडिंग पड़ा हुआ सेंटर के पास 5 महीने हो गए हैं, बट एज सच कोई भी वहां से रिप्लाई नहीं आया है। ये तो हुई सर न्यूज। अब हमारे पॉलिटी से बात होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट ये होना चाहिए कि जजेस अपॉइंट कैसे होते हैं, जजेस अपॉइंट कैसे होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल जज की, जो हाई कोर्ट का होता है। हाई कोर्ट का जज अपॉइंट कैसे होता है सर, ठीक है, हाई कोर्ट का जज अपॉइंट कैसे होता है, अपॉइंट करता है सर प्रेसिडेंट, पहले तो समझिए, अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। ठीक है, अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। ठीक है, अब किस से कंसल्ट होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करते हैं। कंसल्ट किससे होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट, जो स्टेट का गवर्नर है उनसे कंसल्ट होता है। ठीक है, और चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट, समझ रहे, ये लोग हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट और चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट। ये लोग नाम भेजते हैं किसे, प्रेसिडेंट को, एंड देन प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है किसे, जजेस ऑफ हाई कोर्ट। ये एग्जैक्टली सर प्रेसिडेंट पे नहीं जाता है, जाता है पहले कैबिनेट में, देन कैबिनेट जो है प्रेसिडेंट को फॉरवर्ड करता है। ठीक है, लेकिन कभी भी क्या होता है, कैबिनेट ही फाइल को जो है रोक लेता है, तो प्रेसिडेंट तक ही नहीं जा पाता है। ठीक है, ये एक बेसिकल प्रोसीजर है कि जो भी रिकमेंडेशन होती है वो जाएगी कैबिनेट पे, एंड देन कैबिनेट जो है प्रेसिडेंट को भेजेगा, एंड देन प्रेसिडेंट जो है उन्हें अपॉइंट करेगा। ठीक है, ये तो आप समझ गए सर। अब इसमें सर कुछ केसेस हैं, हम केसेस की बात कर लेते हैं। एक हमारा हुआ था सेकंड जज केस। सेकंड जज केस में क्या होता है सर, सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया
कि कोई भी अपॉइंटमेंट जज का अगर होगा हाई कोर्ट में, ठीक है, अगर कोई भी अपॉइंटमेंट जज कोर्ट का होगा हाई कोर्ट में, तो सीजीआई की जो कह सकते हैं ओपिनियन, वो मानना पड़ेगा। कह सकते हैं सीजीआई का जो ओपिनियन है वो मैंडेट है, वो आपको मानना पड़ेगा। मैं दोबारा बोल रहा हूं, सेकेंड जजेस केस में क्या हुआ था, सेकेंड जजेस केस में ये हुआ था, सीजीआई का जो ओपिनियन है ये कहा गया था कि ये मानना पड़ेगा। किस केस में? हाई कोर्ट के केस में। फिर आया सर एक थर्ड जज केस, फिर आया है थर्ड जज केस। थर्ड जज केस ने सर क्या कहा है, अगर कोई हाई कोर्ट का जज अपॉइंट होता है तो चीफ जस्टिस जो है इंडिया का, उसने क्या करना है सर, टू सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एक ये और एक ये, इसको इससे कंसल्ट करना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? मैं दोबारा बोल रहा हूं, जो फाइनल वर्डिक्ट यहां पर ये है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसको दो लोगों से टू सीनियर मोस्ट जजेस से जो है कंफर्म करना पड़ेगा, उनकी राय लेनी पड़ेगी। उसके बाद ये नाम जो है आगे कैबिनेट को दिए जाएंगे। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोल प्रेरोगेटिव है सीजीआई का, कि ये सिर्फ सीजीआई के ऊपर है कि वो क्या कौन किसको सेलेक्ट करेगा। नहीं, उसका ओपिनियन पूरा मैटर नहीं करता है। कंसल्टेशन होगा टू सीनियर मोस्ट जज ऑफ द हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से कि भाई किसका नाम हम आगे प्रोसीड करें। और इसके अलावा गवर्नर ऑफ स्टेट से भी ये कंसल्ट करेंगे और प्लस चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट से भी ये कंसल्ट करेंगे। समझ रहे हैं? इन तीनों से कंसल्ट करने के बाद ये जाएगा कैबिनेट पे एंड देन कैबिनेट भेजेगा किसे? प्रेसिडेंट को। लेकिन अभी सर फाइल कहां अटकी है? जो मैटर हमारा इस न्यूज में था, फाइल अभी यहां अटकी है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज बोल रहे हैं या तो आप इसको आगे ट्रांसफर कीजिए, 5 महीने से सर ये यहां अटकी है। समझ रहे हैं? तो आई गेस ये पूरा सिनेरियो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई पढ़ना चाहता है तो ये लक्ष्मीकांत से वो पढ़ सकता है सर। तो नया एडिशन, जो 6th एडिशन है लक्ष्मीकांत का, उसमें स्टेट में है हाई कोर्ट, उसमें पढ़ लीजिएगा, इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से दिया हुआ है। सेकंड जज केस और थर्ड जज केस। थर्ड जज केस में अभी क्या इंपॉर्टेंट है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो दो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट से फैसला लेगा, उनका ओपिनियन लेगा। वो अब उसकी अकेले की डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, वो उनसे ओपिनियन लेगा, देन वो नाम आगे फॉरवर्ड करेगा also with the consent of governor of concerned state, the CGI of concerned state। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। इस साल जो हमारे पास एफडीआई है, ये जो एफडीआई इनफ्लो है हिट 58.3% बिलियन, 58.37 बिलियन इन अप्रैल नवंबर, ये बहुत ज्यादा है सर। एफडीआई जो है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई क्या होता है सर, कोई बाहर का आदमी है अगर हमारे देश में निवेश करता है, अगर कोई बाहर का आदमी है हमारे देश में निवेश करता है, या मानिए अभी से दो टाइप के होते हैं, ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड, इसके बारे में कभी और पढ़ेंगे सर। अभी फिलहाल ये है, समझिए कि कोई बाहर से कोई आदमी अगर पैसा लेके आ रहा है हमारी कंट्री में, या तो हमारी कंट्री में क्या कर रहा है, वो किसी कंपनी के साथ आके पार्टनरशिप कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी थी सर, टाटा डोकोमो, ठीक है। देखिए टाटा जो थी इंडिया की थी, डोकोमो बाहर की थी, दोनों मिल गए, डोकोमो ने इसमें इन्वेस्ट किया, क्या बन गया? टाटा डोकोमो बन गया। वैसे अगर बाहर से कोई पैसा लेके हमारे पास इन्वेस्ट कर रहा है किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ में, या वो अपनी खुद की नई कंपनी खोलता है, उसे हम कहते हैं एफडीआई, मतलब बेसिकली फॉरेन पैसा हमारे इंडिया में आ रहा है। तो अभी जो है एफडीआई, अभी जो है एफडीआई inflows into the country has hit a record high of 58.37 billion in the first 8 months of 2021। समझ रहे हैं? तो इस बार जो है रिकॉर्ड हाई है 58.37 बिलियन। अभी ये आंकड़ा आपका इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि यूपीएससी के एग्जाम आने तक तो जो है आपका पूरे फाइनेंशियल ईयर का आंकड़ा आ चुका होगा, तो हम उसका वेट करेंगे। ठीक है, आंकड़ा बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक न्यूज है जो आप लोग जैसे जानते होंगे, न्यूज में क्या है सर, इंडिया ने चाइना की कुछ एप्स को जो है बैन किया है, ये आप भी जानते हैं। ठीक है, इंडिया ने चाइना की कुछ एप्स को बैन किया है, पबजी हो गई, टिकटॉक हो गया, ठीक है, ये सब एप्स को हमने बैन किया है। हमने रीजन दिया है नेशनल सिक्योरिटी का, हमने रीजन दिया है नेशनल सिक्योरिटी का। ठीक है, अब हम भी जानते हैं कि किस बैकग्राउंड में हुआ है, जो एलएसी में टेंशन है और जो रिलेशन है हमारे नीचे जा रहे हैं, जो एलएसी में टेंशन हो रहा है, जो रिलेशन हमारे नीचे जा रहे हैं, ये हमने उसकी वजह से किया है बैन। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको हमने जो नाम दिया है नेशनल सिक्योरिटी का दिया है। ठीक है, ये मेरा इंडिविजुअल व्यू है कि ये बेसिकली नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे की वजह से हमने ऐप बैन की है।
अब उस कंसर्न जो कंसर्न बिजनेस है, उन्होंने इंडिया को आश्वासन भी दिया है कि हम कोई इलीगल प्रैक्टिस नहीं करते, आपका डेटा हम चाइना को नहीं देते, उसके बावजूद भी ये बैन जो है बना हुआ है। अब चाइना क्या कर रहा है, चाइना ने स्टेटमेंट दिया है, चाइना कह रहा है कि ये जो बैन है ये WTO का क्या है, वॉयलेशन है। चाइना कह रहा है ये जो बैन है ये WTO के वॉयलेशन है। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, WTO ने क्या कहा था कि नॉन डिस्क्रिमिनेटरी जो होना चाहिए, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी प्रिंसिपल्स होने चाहिए सर, और क्या होना चाहिए, फेयर कंपटीशन होना चाहिए, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी प्रिंसिपल होना चाहिए और फेयर कंपटीशन होना चाहिए सर। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं, इसका क्या कर रहे हैं, वॉयलेशन कर रहे हैं। समझ रहे हैं, इसका आप क्या कर रहे हैं, इसका आप वॉयलेशन कर रहे हैं। ऐसा कौन कह रहा है, ऐसा चाइना इंडिया पे कह रहा है। लेकिन सर इसमें एक और क्लॉज है, नेशनल सिक्योरिटी को नजर में रखते हुए हम ऐप को बैन कर सकते हैं। ठीक है, तो चाइना ने अभी इस न्यूज में सिर्फ इतना ही समझिए, चाइना ने इंडिया से कहा है कि यार WTO की जो प्रैक्टिस है नॉन डिस्क्रिमिनेटरी और फेयर कंपटीशन की, उसका आप वायलेशन कर रहे हैं। और इसके अलावा चाइना ने एक और बात की है सर, चाइना ने ये कहा है कि हम हमेशा अपनी कंपनी को कहते हैं कि जो भी लोकल लॉज है उनसे कंप्लाई कीजिए, जो भी लोकल लॉज है उनसे कंप्लाई कीजिए, मतलब कि जो भी लोग जिस भी स्पेसिफिक कंट्री में वो काम कर रहे हैं वहां के लॉ को फॉलो कीजिए और हमने नेशनल सिक्योरिटी का ब्रीच कभी मत कीजिए, ये चाइना कह रहा है। समझ रहे, लेकिन इंडिया अपनी बात में अड़ा हुआ है, बैन को हटाने की कोई भी कहीं से कोई भी इंडिया ने सिग्नल नहीं दिया है। चलिए, तो अभी तक जो न्यूज थी सर, ये हमारी कल की न्यूज थी जो हमारी छूट गई थी। आज की न्यूज हमारे पास भी है, वो भी हम जल्दी से देख लेते हैं सर। ठीक है, ये देखिए यूएस का स्टेटमेंट आया है सर। अब मैं थोड़ा तेज पढ़ाऊंगा सर क्योंकि टाइम ज्यादा है, टाइम थोड़ा कम है हमारे पास। न्यूज पूरी कवर हो जाएगी, आप बेफिक्र रहिएगा। थोड़ा आप अपने एंड से भी इस समय जो है कुछ टाइम तक आपको अपने एंड से भी थोड़ी सी मेहनत सर करनी पड़ेगी। ठीक है, तभी अगर आप मेहनत करेंगे, मैं मेहनत करूंगा, तभी जो है एक अच्छे से करंट अफेयर हमारा तैयार हो पाएगा। चलिए, तो यूएस विल रिजॉइन डील इफ ईरान इज कॉम्प्लिएंट। यूएस देखिए एक डील जो ओबामा के एरा में साइन हुई थी, ट्रम्प के एरा में ट्रम्प ने उससे विड्रॉ किया था, एंड देन ईरान जो था अपना न्यूक्लियर पाइल को जो है बढ़ाने लग गया था। ठीक है, अपनी ईरान जो है यूएस ने कहा है कि हम ईरान से दोबारा डील करने को तैयार हैं अगर ईरान जो है जो हमारी डील साइन हुई थी उस पर जो है अडेयर करता है। और डील क्या थी, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ठीक है, लेकिन ईरान जो है ना सर, ईरान ने बड़ा ही अच्छा स्टेटमेंट दिया है, पढ़िए इसे, आप इमोशनल हो जाएंगे, या अच्छा स्टेटमेंट है। ईरान dismissed on Tuesday a local call by the US for it to return to the full compliance of nuclear deal first, insisting that it has only taken remedial measures since American withdrawal. इन्होंने पूरी यूएस कॉल को डिसमिस किया है और इन्होंने कहा है कि अभी तक हमने कुछ किया भी नहीं है, हमने सिर्फ रेमेडीज शुरू की है, हमने कुछ भी नहीं किया है। और देखिए इन्होंने ट्रम्प के बारे में क्या बोला है, जो यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है जो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के बारे में बताया है, ही सेड दैट एज वेल एज ए यूनिलैटरल विड्रॉल था यूएसए का, मतलब यूएसए हैड आल्सो इंपोज सैंक्शंस दैट, हाँ मतलब समझिए ये कहना चाह रहे हैं कि हमने तो विड्रॉ नहीं किया, विड्रॉ किसने किया, ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन ने, ट्रम्प के एरा में विड्रॉ हुआ है। विड्रॉ कब हुआ है, विड्रॉ ट्रम्प के एरा में हुआ है। उसके अपार्ट आपने हम पे सैंक्शन भी लगाए हैं, हमारे लोगों को खाना नहीं मिलता था, सैंक्शन लगे थे कि हम पे खाना नहीं आएगा, सैंक्शन लगे थे कि हमारे पास मेडिसिन डिलीवर नहीं होंगी। समझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ईरान इससे हर्ट है। और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंटनी ब्लिंकन जो है, उन्होंने तेहरान से ये भी कहा है कि हम जो है एक डील जो है रिजॉइन कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको कंप्लायंट होना पड़ेगा। तो फॉर द मीनवाइल ईरान ने जो है यूएस के कॉल को डिसमिस किया है और उन्होंने ये कहा है कि ट्रम्प जो थे इससे यूनिलैटरली बाहर गए थे, हमारे पास फूड नहीं था, हमारे पास मेडिसिन नहीं थी, हम पे पूरी तरह से सैंक्शन लगे हुए थे और अभी तक हमने स्टॉक पाइल करना शुरू भी नहीं किया है, ऐसा ईरान कह रहा है सर। लेकिन असली में क्या है वो लोग आप भी जानते हैं, जो लोग न्यूज पढ़ते रहते होंगे। ठीक है, बाकी अगर इसके बारे में और डिटेल चाहिए होगा यू लेट मी नो, मैं आपको पूरी डिटेल जो है जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के बारे में क्या डील साइन हुई थी वो मैं बता दूंगा। ठीक है, चलिए ये एक और डिसीजन है सर, जो कि अभी आप कह सकते हैं कि ये एक और डिसीजन है। जैसे अभी हमने पढ़ा था ना कि ग्लोबिंग वाला एक्ट था जिसमें कि स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट था, वैसे ही एक और डिसीजन आया है बॉम्बे हाई कोर्ट का, जिसको कि जो है पॉस्को एक्ट के अंदर डील नहीं किया गया है।
तो ये अभी आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। ये केस स्टडी के तौर पे सर काम आता है, ठीक है। चलिए, एक कोविड 19 की परफॉर्मेंस जो है रैंकिंग आई है सर, ठीक है। कोविड 19 की परफॉर्मेंस रैंकिंग आई है जिसमें न्यूजीलैंड और वियतनाम जो है बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज है इन देयर रिस्पॉन्स टू द पेंडेमिक। और ये निकाली किसने है? लॉवी इंस्टीट्यूट एंड ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक, उसने निकाली है। इंपॉर्टेंट क्या है? एक कोविड परफॉर्मेंस रैंकिंग आई है जो कि लॉवी इंस्टीट्यूट एंड ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक ने निकाली है। इसमें न्यूजीलैंड और वियतनाम जो है फर्स्ट पे है, लास्ट पे है ब्राजील, और यूएसए भी उसके आसपास ही है। इंडिया जो है 86 है 98 कंट्रीज में से, ये इंडिया की रैंकिंग है। तो शायद पीटी में आपको कोई पूछ सकता है सर, क्योंकि ऐसी एज सच ये है पहली रैंकिंग किसने निकाली है, तो आई मस्ट से दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज सर। लोवी इंस्टीट्यूट एक ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक है जिसने कोविड 19 की परफॉर्मेंस की जो है रैंकिंग निकाली है, जिसमें कि इंडिया जो है 86 नंबर पे है आउट ऑफ 98 कंट्रीज, वेयर इन लाइक फर्स्ट पे और न्यूजीलैंड और वियतनाम जो है ये बेस्ट रैंक्ड है, और लास्ट में कौन है? ब्राजील है, और यूएसए भी लास्ट में ही है। समझ रहे हैं? तो याद रखिएगा सर। देखिए, बजट आने वाला है सर, उससे पहले आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट जो है एड्रेस करते हैं दोनों हाउस को। प्रेसिडेंट दोनों हाउस को कब एड्रेस करते हैं, आप बताइए। प्रेसिडेंट, क्वेश्चन आपके लिए यह है, प्रेसिडेंट दोनों हाउस को कब एड्रेस करते हैं? जब जनरल इलेक्शन के बाद फर्स्ट सेशन होता है, उस टाइम एड्रेस करते हैं। और फर्स्ट सेशन जब होता है एक न्यू ईयर का, समझ रहे हैं? किसी भी ईयर का पहला सेशन जो होता है वो प्रेसिडेंट के एड्रेस के बाद शुरू होता है, और जनरल सेशन के जब जनरल इलेक्शन होते हैं उसके बाद जो पहला सेशन होता है उसको भी प्रेसिडेंट जो है एड्रेस करता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा 18 अपोजिशन पार्टीज ने जो है प्रेसिडेंट के एड्रेस को जो है बॉयकॉट करने की बात की है। इनका ये कहना है कि जैसे कि अभी किसानों के साथ कोई भी सहानुभूति नहीं दिखाई जा रही है, तो हम प्रेसिडेंट का जब वो एड्रेस करेंगे हम उसको बॉयकॉट करेंगे, ठीक है। ऐसा कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज में नहीं है, इंपॉर्टेंट यही था कि प्रेसिडेंट जो है पार्लियामेंट को कितने बार एक ईयर में एड्रेस करते हैं, ठीक है। चलिए, मोदी जी का कहना है कि बहुत सारी वैक्सीन और जो है हमारे पास आने वाली है, बनने वाली है, ठीक है। तो इससे क्या है, हमें ही नहीं पूरे साउथ एशिया या पूरे एशियन पैसिफिक या कैसे पूरी कंट्री, पूरे वर्ल्ड को फायदा हो सकता है, ठीक है। अभी कोई वैक्सीन आई नहीं है, इन्होंने बात की है। और ये किसको एड्रेस कर रहे थे सर? ये कर रहे थे एड्रेस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो समिट है, जो कहां हुई है? डेवोस में हो रही है। ये वर्चुअल समिट है सर। इससे पहले जिंगपिंग भी बात कर चुके थे, और अभी कौन बात कर रहा है? मोदी जी ने बात की है डेवोस समिट में, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है मोदी जी ने, इनके स्टेटमेंट तो बड़े इंपॉर्टेंट आते हैं सर न्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। आई वुड लाइक टू एश्योर दैट ऑल हियर दैट इंडिया एवरी सक्सेस विल हेल्प द होल वर्ल्ड सक्सेस। जो इंडिया की सक्सेस है वो पूरे वर्ल्ड की सक्सेस होगी। और आत्मनिर्भर भारत की अगर बात की है तो हम कमिट करते हैं कि हम पार्ट बनेंगे ग्लोबल सप्लाई चेन का, ठीक है। ये सब उन्होंने कहा है। इन्होंने ये भी कहा है, द कोरोना वायरस हैज रिमाइंडेड अस ऑफ द वैल्यू ऑफ ह्यूमैनिटी। वी हैव टू इंश्योर दैट टेक्नोलॉजी बिकम्स अ टूल फॉर ईज ऑफ लिविंग, नॉट अ ट्रैप। The world will have to take steps towards this together। तो देखिए सर, मोदी जी कहें, आप इंडिया कहें या इंडिया के कोई भी नेता कहें, हम हमेशा जो है मल्टीलेटरल संस्थाओं में बिलीव करते हैं, और हम हमेशा जो है पीस लविंग है। हमने कभी भी यूनिलैटरली किसी के बॉर्डर को नहीं छेड़ा, हमने कभी भी यूनिलैटरली किसी के बॉर्डर में जाके अपने सैनिक नहीं बैठाए, समझ रहे? तो इसलिए हम यही, अब यहाँ जो मुद्दा यहाँ यह है कि हम कह रहे हैं और सारी वैक्सीन बन रही है, जिससे क्या होगा, इंडिया का नहीं पूरे समाज का फायदा होगा। और इस टाइम ऐसा है कि यहाँ पर जो है जो एक कोविड से हमें क्या पता लग गया कि हमें साथ मिलकर जो है काम करना चाहिए। ह्यूमैनिटी की वैल्यू को पता लग गया सर हमें, और टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए, जिससे बहुत सारी चीजें जो है सॉल्व हो सकती है। तो एक बार इनकी स्पीच आप गो थ्रू कीजिएगा, आपको शायद गूगल में मिल जाएगी, तो इसकी स्पीच को आप गो थ्रू कीजिए। ये यूट्यूब में जो है इसकी स्पीच को आप एक बार देख सकते हैं, या किसी न्यूज चैनल में देख सकते हैं। ये स्पीच आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये तो कंटिन्यू न्यूज आई रही है सर। अब किसानों ने अपना काम किया, अब पुलिस वाले जो है अपना काम कर रहे हैं, एंड उन्होंने 14 फार्मर लीडर्स को जो है इशू नोटिस दिए हैं कि बताइए उस दिन जो वायलेंस थी वो क्यों हुई है, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं सर। 2.5 लाख हाउसेज बिल्ड हुए हैं लाइफ मिशन के अंदर। सर लाइफ मिशन है क्या? लाइफ मिशन एक केरला गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, इज अ हाउसिंग स्कीम टू प्रोवाइड शेल्टर टू लैंडलेस एंड होमलेस पीपल इन केरला।
जिनके पास घर नहीं है और लैंडलेस है उनको हाउसिंग भी प्रोवाइड करेंगे। द टारगेट इज टू बिल्ड 4.3 लाख होम्स इन 5 years। 4.3 लाख घर बनाने हैं 5 साल में। अंडर दिस प्रोग्राम द हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस विल बी बिल्ड विद ऑल मॉडर्न एमिनिटीज एंड प्रोविजंस विल बी मेड फॉर बेनिफिशियरीज टू परस्यू देयर लाइवलीहुड। ठीक है, क्वेश्चन नहीं है। इन शॉर्ट लाइफ क्या, लाइफ एक मिशन है जो केरला गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। 4.5 लाख हाउसेस बनाएंगे ये लोग 5 साल में, किनके लिए, जो होमलेस है और जो लैंडलेस लोग हैं, और उन हाउसेस में हर एक बेसिक इम्यूनिटी होगी। अब लाइफ का फुल फॉर्म क्या है, लाइवलीहुड, इंक्लूजन, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट एंड एम्बिशियस मिशन। ठीक है, लाइवलीहुड, इंक्लूजन, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट। लाइवलीहुड, इंक्लूजन, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट ये एक एम्बिशियस मिशन है ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ केरला। The government under the project Life would construct homes by keeping in mind the sensitivity and acquiring the land, the scarcity in the state। ठीक है, चलिए ये लाइफ की बारे में बात हो गई। ये जंकर साहब ने, जयशंकर साहब ने आगे वे सजेस्ट किए हैं चाइना के साथ टाई जो है, टाइज हमारे खराब क्यों हैं, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ सर, एक मिनट दीजिएगा। जी तो सॉरी, तो देखिए टाइज क्या है हमारे, आप समझिए सर। पिछले 1 साल में कह सकते हैं, पिछले 1 से 1.5 साल में हमारे जो चाइना से टाइज हैं उसमें हमने थोड़ा अप्स एंड डाउन्स देखा है, ये आप भी जानते हैं। चाहे वो हम बात करते हैं एलएसी की, या हम बात कर सकते हैं अपने ईस्टर्न बॉर्डर की, या हम बात कर सकते हैं डोकलाम इशू की। कहीं ना कहीं चाइना से हमारे रिलेशनशिप कंटिन्यूसली जो है डिटेरिएट हुए हैं या खराब हुए हैं। अगर मैं कुछ इंस्टेंस की बात करूं, यहाँ पर इन्होंने बड़ा ही खूबसूरत सा बताया गया है, कुछ इंस्टेंस इन्होंने बताए हुए हैं। एक मिनट दीजिएगा, कुछ इंस्टेंस की बात कर लेता हूँ सर मैं, जहां पर जिस तरह से चाइना हमारे अपोजिट में है। जैसे समझिए स्टेटल्ड वीजास, इंडिया के 2 स्टेट हैं, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर। वहां के लोग जब चाइना जाते हैं तो उन्हें मिलता है स्टेपल्ड वीजास। स्टेपल्ड वीजास क्या है, हम किसी भी कागज में लगाते हैं स्टेपल, लगाते हैं एक स्टेपल लगाते हैं कागज में, तो 2 कागज को आपस में साथ में लगाने के लिए हम स्टेपल करते हैं उसमें। आप लोग समझ रहे होंगे, मैं बहुत ही कॉमन भाषा में बोल रहा हूँ, स्टेपल करते हैं। अब मैं मानो मैं एक इंडियन सिटीजन हूँ, मैं दिल्ली से गया चाइना, तो मेरे वीजा में चाइना वाले स्टैंप मारेंगे। मतलब कि अगर भविष्य में मैं इंडिया आता हूँ और सरकार को मुझ पर शक होता है कि मैं चाइना गया था कुछ एंटी नेशनल एक्टिविटीज करने, तो सरकार मेरे पास आके मेरा वीजा चेक कर सकती है या पासपोर्ट चेक कर सकती है कि हाँ ये चाइना गया था। समझ रहे हैं, तो इस तरह से सबूत हो जाएगा कि हाँ मैं चाइना गया था, तो देन वो मुझसे फर्दर इंटेरोगेशन कर सकते हैं। लेकिन अब क्या है, अब ये है कि ये जो स्टेपल वीजा है इसमें वो आपके उसमें स्टैंप नहीं मारेंगे, वो आपके पासपोर्ट पे स्टैंप नहीं मारेगा। वो सिंपली क्या करेगा, वो सिंपली आपके पासपोर्ट के साथ में एक स्टेपल में एक रसीद टाइप की जो रसीद है उसको अटैच कर देगा, और जब आप उस देश से बाहर आ रहे होंगे तो वो रसीद को उससे निकाल देगा। तो कहीं प्रूव रहा आपके पासपोर्ट में कि आप चाइना गए थे, कहीं प्रूव रहा आपके पासपोर्ट पे आप चाइना गए थे, या कहीं प्रूव है कि आप चाइना गए थे, और या हम अपनी इन्वेस्टिगेशन क्या है फर्दर कर पाएंगे। अब अगर मैं हूं, कोई एक्स बंदा है, वो चाइना गया है कुछ एंटी नेशनल एक्टिविटीज करने, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, राइट, और वो जो है नॉर्थ ईस्ट का, वो अरुणाचल का है, ठीक है। तो मानिए अगर वो वहां गया करने के लिए एंड देन वो स्टेपल वीजा लेके गया और देन उसको लेके आया, तो कोई सबूत है कल के दिन में कि चाइना गया था? कोई सबूत ही नहीं है। और चाइना ने सिर्फ 2 स्टेट्स को स्टेपल वीजा जो है वो प्रोवाइड करता है, एक है जम्मू कश्मीर, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश। सिर्फ अरुणाचल को वो अपना ही पार्ट मानता है तो वहां वो देता है स्टेबल वीजा, और जम्मू कश्मीर को वो इंडिया का पार्ट नहीं मानता है तो वहां भी प्रोवाइड करता है वो स्टेबल वीजा। इसके अलावा ऑल ओवर इंडिया में जो है नॉर्मल वीजा प्रोवाइड होता है। समझ रहे हैं, तो पहला चाइना ऐसा करता है। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा क्या है ना, हमारे जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है एनएसजी में चाइना हमारी एंट्री को हमेशा अपोज करता है। परमानेंट मेंबर बनना चाहते हैं यूएनएससी का, चाइना हमें काउंटर करता है वहां पर। बकायदा यूएसए में सपोर्ट करता है बट चाइना जो है वहां में काउंटर करता है। ठीक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो हमारे कहां से जा रहा है, पीओके से जा रहा है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से जा रहा है, उनका सीपीईसी। ठीक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वो वहां से जा रहा है। लाख बार हमारे जो है मना करने के बाद भी, हमारे प्रोटेस्ट करने के बाद भी वो कॉरिडोर वहीं से पास हो रहा है। तो ये बहुत सारे इंस्टेंसेस है सर यहाँ पर जो आप पढ़ सकते हैं एक बार, बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं जिसकी वजह से आज भी लगता है कि चाइना जो है एक दोस्ती का हाथ हमारी तरफ नहीं बढ़ा रहा है, और बहुत सारी उसकी पॉलिसीज ऐसी हैं जो इंडिया को काउंटर करती हैं डिफरेंट इंटरनेशनल अरीना में। ठीक है,
कुछ मैंने बताया आपको, स्टेबल वीजास हो गए, एमएसजी में हमारी एंट्री हो गई, यूएनएससी में हमारा परमानेंट मेंबरशिप हो गई, या कुछ डेजिग्नेटेड लोग हैं जिन्हें हम टेररिस्ट घोषित करना चाहते हैं, चाइना उसको काउंटर करता है। प्लस सीपीईसी हो गया जो हमारे कहां से जाता है, जो हमारे जा रहा है कहां से, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से, जो कि चाइना का बेल्ट एंड रोड का इनिशिएटिव का एक पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर जयशंकर साहब ने वही कहा है कि हमें आगे कैसे बढ़ना चाहिए। इन्होंने कहा है 3 फैक्टर, इन्होंने कहा है 3 म्यूचुअल्स होने चाहिए। ठीक है, म्यूचुअल इंटरेस्ट, म्यूचुअल सेंसिटिविटी एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। ये 3 होने चाहिए, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल सेंसिटिविटी एंड म्यूचुअल इंटरेस्ट। 3 अगर हम करते हैं तो हमारे रिलेशनशिप जो है आगे अच्छे हो सकते हैं, बट फॉर द मीन वाइल ऐसा कुछ हमें दिखना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है एक न्यूज है, वैक्सीन आर सेफ फॉर दोज हु आर ऑन ब्लड थिनर्स। सर ब्लड थिनर्स कुछ नहीं होता है, बेसिकली क्या होता है ना, अभी क्या है ना, जो कंपनी है, जो है हमारी, जो मैन्युफैक्चर करती है मेडिसिन को, वो आगे से एक प्रिकॉशन डाल देती है कि जो लोग ब्लड थिनर यूज करते हैं, मैं इस न्यूज को बहुत ही इजी में डिकोड कर रहा हूं आपके लिए। कंपनी ने आगे से एक बैनर डाल देती है, बैनर कि जो भी लोग जो है ब्लड थिनर को यूज कर रहे हैं उनके लिए वैक्सीन जो है हानिकारक हो सकती है, इन शॉर्ट। या वो लोग सेफ्टी करें इसको लेकर, ब्लड थिनर्स को लेकर, यस इस वैक्सीन को लेकर कोविड की। इससे क्या हुआ है कि बहुत सारे लोग जो है कोविड वैक्सीन के प्रोग्राम में आगे बढ़ के नहीं आ रहे हैं। लेकिन सर समझिए, ब्लड थिनर्स पहले होता क्या है, बात कर लेते हैं। सब ब्लड थिनर्स कुछ नहीं होता है, अगर मेरे पास इसकी वो होगी इमेज तो बताऊंगा मैं आपको। ब्लड थिनर सर कुछ नहीं होता है, ब्लड थिनर में मतलब कि जो ब्लड क्लॉटिंग होती है, जिसकी ब्लड क्लॉटिंग होती है वो खाता है ब्लड थिनर्स। ठीक है, वो एक कैप्सूल्स टाइप की होती है। इससे बेसिकली क्या हो सकता है मैं बता देता हूं आपको कि 1 मिनट रुक दीजिएगा सर, 1 मिनट दीजिएगा। ब्लड थिनर सर अगर मैं इन शॉर्ट बताऊं आपको, ब्लड थिनर्स कुछ नहीं है, जिस बंदे को जो है ब्लड क्लॉटिंग की समस्या होती है, ये कह सकते हैं कि हार्ट अटैक जिसको आने की संभावना होती है, उनको डॉक्टर प्रेफर करता है क्या लेने के लिए, ब्लड थिनर्स में। ठीक है, अब इन शॉर्ट न्यूज में यहाँ ये दिया गया है कि जो ब्लड थिनर्स लेते हैं उनके लिए भी ये वैक्सीन सेफ होगी, और जो वैक्सीन के आगे जो लिखा गया होगा उसको भी हटा देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। ये एक न्यूज है जहां पर क्या हुआ है, कांग्रेस के एक एमपी थे केरला से, उन्होंने कहा है कि विदाउट दी एपीएमसी एक्ट, ये बात कर रहे थे कि मंडी सिस्टम नहीं हटना चाहिए, अगर मंडी सिस्टम हट गया तो कॉर्पोरेट वहां पर मोनोपोली कर लेगा। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा एपिक रिप्लाई किया है। इन्होंने कहा है कि आप चाहते हैं कि पुरानी रजीम जो है, जो पुराने तरीके हैं वो कंटिन्यू रहे, तो आप दिखाइए कहां पर किस क्लॉज में ये लिखा हुआ है कि एमएसपी विड्रॉ हो रही है। तो एक टग ऑफ वॉर टाइप का चल रहा है, टग ऑफ वॉर टाइप का चल रहा है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा एमएसपी या मंडी को हटा रहे हैं, और इन्होंने कहा है, बोबडे साहब ने कहा है, कहां पर लिखा है कि एमएसपी हटा रहे हैं। लेकिन सर बात तो ये भी सच है ना कि सरकार रिटर्न में आश्वासन देने के लिए मना कर रही है। चलिए लास्ट है यूएन, जो इंडिया की सीट है यूएनएससी में परमानेंट सीट, उसमें डिस्कशन हो रहा है, कोई हमारे साथ है कोई हमारे साथ नहीं है। 3 कंट्रीज है जिनकी सीट को लेकर हमेशा बात चलती है। वो 3 कंट्रीज कौन कौन सी है मैं बताता हूं आपको सर। एक है आपकी, 1 मिनट दीजिएगा, इंडिया, दूसरी है जर्मनी, तीसरी है जापान। इनकी सीट को लेकर अभी भी डिस्कशन है। उम्मीद करते हैं कि भविष्य में आने में हमें जो है यूएनएससी का परमानेंट मेंबर जो है बनाया जाएगा। यूएसए कॉन्टिन्यूसली हमारी परमानेंट सीट को लेकर समर्थन करता हुआ आ रहा है। इस बार भी मोदी जी ने स्पीच दी थी, मल्टीलैटरल संस्थाओं में कुछ रिफॉर्म्स की जरूरत है, उसके बावजूद भी अभी इंडिया को जो है परमानेंट सीट नहीं मिल पाई है। बकायदा 2 साल के लिए इंडिया यूएन का नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है। कुछ उम्मीद करते हैं कि जितनी भी मल्टीलैटरल संस्थाएं हैं, क्योंकि इनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो कम हो रही है, तो इसलिए जो है इन संस्थाओं में कुछ चेंजेस की जरूरत है। एंड सिंस इंडिया बीइंग द यंगेस्ट एंड द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, इंडिया बीइंग द यंगेस्ट एंड द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, ये हम चाहते हैं कि इंडिया ही संस्थाओं में आए, जिससे कि हम कुछ एशिया के लिए और कुछ पूरे वर्ल्ड के लिए हम कुछ कर पाए। ठीक है, चलिए तो सर अभी न्यूज हमारी विराम करते हैं। एक आध न्यूज हमारी बच गई है, 3-4 न्यूज, वो हम अगले सेशन में आपके ले लेंगे। ठीक है, अभी के लिए सर गुड बाय। आई होप हमारा सेशन आपको पसंद आया होगा। टेक केयर।